हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीआईपी टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आप सबको वीडियोस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं जो मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। जो टॉपिक मैंने आज के लिए डिसाइड किया है वो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ सीवी फॉर स्मूथ सिलेक्शन इन बिग फोर। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका सीवी एटलीस्ट सुधर जाए, तो कभी भी कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस हो या फिर आपका सीवी किसी के सामने जाए तो वो इम्प्रेसिव लगे और बहुत शॉर्ट में अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए वो सीवी सामने वाले से आपके लिए, और वो सीवी आपके बिहाफ पे बोल पाए। तो मैं ऐसे सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपको लगे कि आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बेसिकली इस वीडियो को पॉइंट वाइज डिवाइड किया है, तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा और उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए, इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज चूज़ वन पेज सीवी ओनली। मैंने देखा है काफ़ी लोग 2 पेज के, 3 पेज के, 4 पेज के सीवी बनाते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बिग फोर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि उनके पास हर रोज़ हज़ारों सीवी आते हैं। किसी के पास उतना सीवी पढ़ने का टाइम नहीं होता, उतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ने का टाइम नहीं होता। और बिग फोर में सबसे ज़्यादा यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप सबसे कम शब्दों में अपनी बात कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर आप शुरुआत ही ऐसे करेंगे कि जब आप 4-4 पेज के सीवी भेज रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस वहीं कम हो जाते हैं। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका सीवी एक पेज में कंप्लीट हो जाए। बहुत लोगों को ये चीज़ एक इम्पॉसिबल से लगेगी कि एक पेज में सीवी कैसे बनाया जाए, लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च मारेंगे और 1 पेज सीवी देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि 1 पेज सीवी बहुत प्रोफेशनल लगते हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। मैं इसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपको कंसाइज करके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल के अपना सीवी एक ही पेज में बनाना है, ये ध्यान रखिए। आप अननेसेसरी थिंग्स जैसे ऑब्जेक्टिव लाइन जो होती है, जो जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होता, आप उनको हटा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऑब्जेक्टिव चाहे जो कुछ भी लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना भी लिखें तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम की बात सीवी में होनी चाहिए। सामने वाला जो आपसे काम करवाना चाहता है, अगर आपको उस काम के बारे में नॉलेज है और उसके बारे में आप लिख रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रिपेयर योर सीवी अकॉर्डिंग टू द जॉब ओपनिंग एंड सर्विस लाइन। यहाँ ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है और ये ट्रिक मैंने अपनी जॉब पाने में काफ़ी यूज़ की है। मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो हमें कभी भी अंधाधुंध अप्लाई नहीं करना है, कभी भी रेंडमली अप्लाई नहीं करना है। हमेशा ये देखिए, हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखिए। अगर आपको बिग फोर जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होने की ख्वाहिश है और आप चाहते हैं कि आप मेहनत भी ना करें, तो आपके होने के चांसेस वहाँ पे वैसे ही कम हो जाते हैं। आप जितना अपनी उस चीज़ को, अपने सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ मेरा इस बात से मतलब ये है कि आप जब भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, जैसे अगर आपको ऑडिट में जाना है, आपको टैक्स में जाना है, या फिर आपको किसी और भी डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उसे देखें। अब उस जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको ये देखना है कि आपके सीवी में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मांगा है और आपने नहीं लिखा और आपने इन जनरल सीवी भेजा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही अपने सीवी को प्रिपेयर करके आगे भेजना है। तीसरी चीज़, कीवर्ड सिलेक्शन। व्हाट इज कीवर्ड सिलेक्शन? कीवर्ड सिलेक्शन एक बहुत ही शानदार चीज़ है स्क्रीनिंग में आने के लिए। कीवर्ड सिलेक्शन से मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई जॉब ओपनिंग देखते हैं, आप जेडी देखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स को अपने सीवी में शामिल कर लें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मेक श्योर कि अगर आप उनको शामिल कर रहे हैं तो आपको या तो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए या प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर इन दोनों में से भी कोई चीज़ नहीं है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको उस चीज़ के बारे में हमेशा पढ़ लेना है या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से समझ लेना है। सिर्फ ऐसे ना चले जाएं इंटरव्यू देने के लिए कि आपने लिख दिया और आपको पता ही नहीं, अदरवाइज इंटरव्यूअर आपको उसी चीज़ पे ही ग्रिल करेगा। चौथी चीज़ है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस शुड कम फर्स्ट। देखिए, अगर किसी भी जॉब रिक्वायरमेंट में कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपने उस एक्सपीरियंस को कहीं बीच में या कहीं नीचे ऐसी जगह लिखा है जहाँ पे नज़र पड़नी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी रिक्रूटर सीवी पढ़ना शुरू करता है तो वो ऊपर ऊपर से देख लेता है, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी है कि भाई वो बहुत लास्ट में है या बीच में है, जो रिक्रूटर की नज़र से छुप जाती है, तो रिक्रूटर उसको सेलेक्ट नहीं करता है। तो मेक श्योर कि आप रिलेवेंट एक्सपीरियंस को, यानी कि जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस एक्सपीरियंस को अगर आप सबसे पहले शो करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस वाले बॉक्स में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। पांचवी चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने देखा है कि ये लोग अपनी हॉबीज़ में बैडमिंटन खेलना और ये सब कुछ सिंगिंग करना, ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो कि थोड़ी सी एक प्रोफेशनल वर्ड के लिए सही नहीं है। आप प्रोफेशनली किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप हमेशा एक चीज़ माइंड में लेके चलें, आपको वही बोलना है, वही दिखाना है और वही करना है जो आपकी जॉब में आपको सिलेक्शन होने में हेल्प करे। यानी कि लोग आपको आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से जज करते हैं। फॉर सपोज़ कि आपने ऐसा लिखा कि आप कुछ ऐसा काम करते हो जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग का काम है, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें एक टीम की जैसे आप
कोई ऐसा गेम खेलने में रुचि रखते हो कि जिससे एक टीम प्लेयर की आप में झलक दिखती है, तो हमेशा ये माना जाएगा रिक्रूटर के द्वारा कि आप एक टीम प्लेयर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप फ्लेक्सिबल हो, तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आप सिंगिंग करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई भी कंट्रीब्यूशन ऐसा दिखेगा जो आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम में आएगा। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर इस चीज़ को सोचें। छठी चीज़ है लोकेशन। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत कम लोग बता पाएंगे कि अगर आप सपोज़ आपको गुड़गांव में जॉब लेनी है और जॉब ओपनिंग है गुड़गांव की, या फिर आपको जॉब ओपनिंग आई है बेंगलोर की, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप वहाँ का एड्रेस दे पाएँ। अगर आप सीवी में अगर आप बहुत ही किसी रिमोट लोकेशन का, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहीं ऐसा लोकेशन आप लिखते हैं, उत्तराखंड वगैरह, जहाँ से सामने वाले रिक्रूटर को लगे कि इनको बुलाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, इनको वक्त लगेगा या रीलोकेट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपका गुड़गांव, बेंगलोर, जहाँ पे भी वो कंपनी लोकेटेड है, पुणे हो गया, अगर जहाँ पे भी वो कंपनी लोकेटेड है और वहाँ आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव रहता है, तो आप वहाँ का एड्रेस दीजिए। नो डाउट अगर वो बोले कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है तो आप थोड़ा उनसे टाइम मांग लीजिए और वहाँ पहुँच जाइए, लेकिन इससे बहुत आसानी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मैंने अपने इंटरव्यू में भी फेस किया था। और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है क्लाइंट। मैंने देखा है बहुत सारे सीवीज़ में लोग क्लाइंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स लिखते हैं, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है। आप क्लाइंट का नाम तभी लिखें जब सबसे पहली बड़ी बात ये है कि क्लाइंट रिनाउंड होना चाहिए। अगर वो क्लाइंट को सब जानते हैं तो आपकी सीवी का इम्पैक्ट बढ़ता है। अदरवाइज़ आप क्लाइंट के नेम की जगह सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम लिखें कि आपने क्या काम किया है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने कोई ऑडिट की है, आपने रिटर्न फाइलिंग्स की है, या फिर आपने कोई एक्सेल का कोई बहुत अच्छा काम किया है, फिर आपने कोई मॉडलिंग की है, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह की है, या आपने टैक्स का कोई काम किया, आप काम लिखें बजाय क्लाइंट के नेम के। क्लाइंट के नेम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अनटिल अनलेस क्लाइंट बहुत बड़ा ना हो। तो मोस्टली मैंने आपको पॉइंट्स कवर कर दिए हैं यहाँ पे, जो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। और मैंने कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवी की डिटेल में मैं नहीं गया, मैंने ना ही आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। मैंने आपको अपना बेसिक बताया है कि आप अपना सीवी को ऐसे राइट, जैसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ के साथ ही आप हमेशा अपने सीवी को पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिए, कभी भी वर्ड फॉर्मेट में मत भेजिए। पीडीएफ फॉर्मेट सबसे ज़्यादा चलने वाला फॉर्मेट है और उसी को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपना सीवी भेजिए। तो ये हुई सीवी की रिगार्डिंग बात। मैं फ्यूचर में और भी टॉपिक्स लेके आता रहूँगा जो आपको आपकी जॉब में, आपकी पर्सनल लाइफ में, सब में हेल्प करे। और ये मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एक मदद हो जाए रियल वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ ख्यालों में। आपके एक्शन लेवल पे आपकी हेल्प होनी चाहिए, वो ही मेरा मोटिव है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब भी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, और साथ के साथ दो यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं, और हमारे मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स हैं। ये सब मैं कैसे करता हूँ, इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे ढूंढता हूँ और कैसे अपने टाइम को मैनेज करता हूँ, मैं हर चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं मैं ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोज़ में कहीं मैं कोई भी तरह की मिस्टेक कर रहा हूँ या फिर आपको कोई फीडबैक देने की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक दीजिए। आई वुड लव टू हियर ऑल द फीडबैक फ्रॉम यू गाइज, और ये मेरी ही ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच एंड बी इन्फॉर्म्ड एवरी डे फॉर एवरीथिंग, ताकि आप हर चीज़ में स्मूथली जा पाएँ और आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और आपके हर चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।